सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि एनर्जी की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती है और जो आज तक आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी है ना, टाइडल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ऐसे बहुत सारी लाइट, केमिकल एनर्जी, और क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी बोल दो या थर्मल एनर्जी बोल दो। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, उनमें से हम कुछ एक को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? इट इज द सम ऑफ kinetic energy and potential energy. And what is kinetic energy? The energy possessed by an object due to its motion. And what is potential energy? The energy possessed by an object due to change in its position or configuration is known as mechanical energy. ठीक इसी तरह से अगर नेक्स्ट एनर्जी की बात की जाए तो बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मोस्टली हम उन एनर्जीज को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके चैप्टर्स से एसोसिएटेड हैं, अपकमिंग चैप्टर से भी। तो जैसे इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप देखेंगे इंटरनल एनर्जी केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? नाम से पता चल रहा है किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी। ये उसका कॉज क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, दे आर बाइंड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, जैसे सॉलिड है, कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी, सभी मॉलिक्यूल से मिलकर के बंधे हुए हैं, उनके बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये जो भी एक दूसरे से जिस भी फोर्स से बंधे हुए हैं, ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। इस वाइब्रेट के कारण इनमें एक मोशन हो रही है। तो जब मोशन होगी अब इधर टू एंड फ्रो, इस मोशन की वजह से इसमें एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल में, और पोटेंशियल कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक में। जब इधर आएगा पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक, फिर इधर चला जाएगा पोटेंशियल, फिर वापस आ जाएगा काइनेटिक। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर खुद के जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, उनके बीच में जो वाइब्रेशंस होते हैं, उस वाइब्रेशंस के कारण जो एनर्जी पोजेस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं क्या? इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से हम बात करें थर्ड, हीट और थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली ये दोनों ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी और हीट थर्मल एनर्जी। जब इंटरनल एनर्जी हीट की टर्म्स में रिलीज हो जाए या हीट की टर्म्स में कोई एनर्जी को बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, तो वो एनर्जी कहलाती है हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। यही रीजन, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी बॉडी है मासी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो मोस्टली अगर मैं लिविंग की बात करूं आपको, तो लिविंग के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप किसी पर्सन के पास में जाओ, उसके हाथ के पास में अपना हाथ थोड़ा सा बिल्कुल डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में नहीं हो, फिर भी ऊपर रख रहे हो, तो आपको एक गर्म वार्मनेस फील होगी। तो वो है हीट। वो कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, बॉडी से जो डिसिपेट हो रही है। आपने बहुत सी बार देखा होगा डिस्कवरी चैनल के अंदर भी कि एक इंफ्रारेड कैमरास वगैरह लगा करके थर्मल एनर्जी की फॉर्म में नाइट विजन के अंदर जब देखा जाता है, तो वो आग जैसी फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो एनिमल्स है, जानवर है, वो नजर आते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली एमिटिंग देयर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, थर्मल एनर्जी। बॉडी के अंदर हमेशा क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर का डिफरेंस बना रहता है, तो इस वजह से एनर्जी का ट्रांसफर या तो एटमॉस्फेयर से बॉडी में होता है या बॉडी से एटमॉस्फेयर में होता है। तो होता क्या है बेसिकली, हीट हमेशा, अभी यहीं पे समझ लो छोटी सी चीज, हीट हमेशा ट्रांसफर होती है कौन सी? बॉडी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे हीट निकलेगी, जिसका टेम्परेचर कम है उसमें गेन होगी। तो ड्यूरिंग द विंटर्स बाहर एटमॉस्फेयर क्या है? ठंडा है। उसके कंपैरिजन में अगर हमारा टेम्परेचर गर्म है, अगर मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, तो हमारे अंदर से बॉडी कहां डिसिपेट होनी है? एटमॉस्फेयर में। बाहर का एटमॉस्फेयर अगर गर्म है और हमारा उसके कंपैरिजन में ठंडा है, तो बाहर से हीट हम एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो चीज हम फील कर रहे हैं, या जो हमारी बॉडी से, अगर बॉडी में हीट जा रही है तो हमें गर्मी महसूस होगी, बॉडी से हीट निकल रही है तो हमें ठंड महसूस होगी। बड़ा सिंपल है कि वाई वी फील कोल्ड एंड हॉट, बिकॉज ऑफ दिस। हमारी बॉडी से गर्मी बाहर निकल गई तो हमें क्या लग रही है? ठंडी। और अगर
बाहर गर्मी है तो गर्मी यानी कि एटमॉस्फेयर से हीट हमारे अंदर जा रही है, हमें क्या लगेगा, स्वेटिंग आएगी, गर्मी लगेगी। तो दैट्स द रीजन। ठीक है, बुखार फीवर वगैरह आ जाता है तो क्या होता है, सर्दी लगती है। क्यों लगती है, बॉडी टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है कि हमारी क्लाइमेट से ज्यादा हमारा बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। तो अब हीट कहां से निकलनी है, हमारे बॉडी से बाहर। हमारी बॉडी से हीट कंटिन्यूशन में बाहर निकलेगी, दूसरा इंसान चेक करेगा तो उसको लगेगा यार तुम्हारा हाथ बहुत गर्म हो रहा है, सिर बहुत गर्म हो रहा है। वो हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। उसको कैसे पता चला गर्म हो रहा है, आपकी बॉडी से हीट दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। उस जो भी एनवायरमेंट था उससे ज्यादा उसको हीट एनर्जी मिल रही है तो उसको गर्म महसूस हुआ, वार्मनेस महसूस हुई। आपसे एनर्जी, आपकी हीट बाहर निकल रही है। एनर्जी कौन सी फॉर्म में बाहर निकल रही है, हीट की फॉर्म में। आपको क्या लग रही है, ठंडी लग रही है। दैट्स द रीजन, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट बात करें तो एक और होती है केमिकल एनर्जी। chemical energy, so it is because of the orientation or configuration of the or stability of compounds and molecules कि कोई एलिमेंट्स कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। तो जो स्टेबल होंगे उनकी एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, जो अनस्टेबल है उनके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी। ये जब डिफरेंस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। हमेशा एनर्जी कहीं जाएगी और कहीं पे गेन होगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें दो तरह की एनर्जीज हम बोलते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर रीड भी किया होगा। एक को बोला जाता है एक्सोथर्मिक और एक को बोलता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप बोलते हैं दो चीजें, एक रिएक्टेंट बोलते हैं, एक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट्स वो जो आपस में रिएक्ट करे, R1 R2, कोई दो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या एटम या कंपाउंड जो भी है, ये दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने वाली चीजों को रिएक्टेंट्स, और बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, बेस्ड ऑन किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, एडिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी है टाइप, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सिंपली जो चीज रिएक्ट कर रही है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज फॉर्म होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। देन अब इस प्रोसेस के अंदर या तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे या तो हीट लिबरेट होगी, रिलीज होगी, एग्जिस्ट होगी, या फिर ये एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को। तो या तो एनर्जी रिलीज होनी है, रिलीज होगी तो हम इधर प्लस एनर्जी लिख देंगे, क्या भाई इन दोनों ने कुछ कुछ किया और यहां एनर्जी रिलीज हो गई। अगर ये क्या है, एनर्जी रिलीज। अगर मुझे इसी साइड में एनर्जी एब्जॉर्प्शन बताना है तो या तो मैं लिखूंगा माइनस एनर्जी। प्लस एनर्जी का मतलब हुआ कि एनर्जी हैज बीन रिलीज, माइनस एनर्जी का मतलब हुआ इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी। इस माइनस एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूं तो प्लस एनर्जी। तो अगर रिएक्टेंट साइड में आप प्लस की एनर्जी लिख रहे हो, इसका मतलब रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। बेस्ड ऑन दिस the chemical energy of two types, chemical reactions having the energy of two types, exothermic, endothermic. What are exothermic? Exothermic reactions are those in which the heat is liberated, heat is released. What are endothermic? Those chemical reactions in which the heat is being absorbed or energy is being absorbed. Those reactions in which the energy will be released will be exothermic. Those chemical reactions in which the energy will be absorbed is known as endothermic. याद कैसे रखोगे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप। दो तरीके बता रहा हूं, सिंपल। एक्सो, एग्जिस्ट। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, टू रिलीज, खत्म। तो जब एक्सो से एग्जिट बन गया तो बाकी बचा कौन, एंडो। एंडो का मतलब क्या हो गया, ये रिलीज हो गई तो एब्जॉर्ब होगी, टू एब्जॉर्ब। दूसरा तरीका देखिए, एक्सो में और एंडो में एक में एक्स आ रहा है, एक में डी आ रहा है। एक वर्ड होता है रिलीज और एक वर्ड होता है एब्जॉर्ब। लेटर से खेलते हैं। लेटर से कैसे खेलते हैं हम, कि कौन पास में कौन दूर है। एक्स के पास में, एक्स लेटर के पास में कौन सा लेटर लाई करता है, आर या ए? ए लाई करता है एक्स के पास में। चांटे नहीं खा जाओगे, सॉरी सर। एक्स के पास में कौन लाई करता है, आर। तो एक्सो, रिलीज, समझ में आया।
जल्दी बताओ, एंडो में डी, एंडो का लिया मैंने डी, डी के पास में कौन लाई करता है, आर या ए? ए। एंडो, जहां पे डो आ रहा है वहां पे ए, डी के पास में ए है, खत्म। एंडो बन गया क्या, एब्जॉर्प्शन के लिए। एक्सो, जो किसके पास में, आर, तो थोड़ा जोर लगाओ, रिलीज हो जाएगा, खत्म कहानी। समझ में आ गया? सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ केमिकल एनर्जी रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर स्पेशली इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल रहे हैं, सो द एनर्जी बिकॉज ऑफ force of attraction or repulsion between the two charged particles, ठीक है, that is called the electric energy। अगर एक है चार्ज Q1, एक है चार्ज Q2, तो या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे बेस्ड ऑन देयर नेचर। दोनों लाइक चार्जेस यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, बोथ विल बी रिपेलिंग ईच अदर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी कि अनलाइक चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, दे वुड बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। बेस्ड ऑन दिस देयर विल बी ईदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस, अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये रिपेल हो रहा होगा, ये दूर जाना चाहेगा, मैं इसको जबरदस्ती पास में लाऊंगा, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। इफ आई नीड टू गेट दिस चार्ज क्लोजर टू द Q1, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इट शुड बी रिपेलिंग, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की, मैंने अपना हाथ से इस चार्ज को इधर मैं मूव करवा रहा हूं, इट मींस एक्सटर्नली आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स। एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मैं वर्क डन कर रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क, उसकी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जल्दी जल्दी। Whenever some external work is being performed against conservative force, then the work done get stored in the form of which energy? Kinetic or potential? अबे भोंड दिमागों, इतना सब कुछ पढ़ा दिया, पोटेंशियल एनर्जी बताया नहीं। एम मास का ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा है, इसके अगेंस्ट में इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये एक्सटर्नल वर्क डन जो कर रहा हूं वो इसकी यहां पर आकर के एनर्जी जो एमजी बना रहा है, ये कौन सी एनर्जी बनता है, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ भाई देखिए यहां पर, तो जब भी वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स कोई सा भी आ जाता है, तो वो क्या इंक्रीज करता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे इसको रिपल्शन के अगेंस्ट में इस पे वर्क करूंगा, तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। और जब इसको मैं यहाँ पे ला करके छोड़ दूं, तो हाई रिपल्शन के कारण तुरंत ही मूव करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। तो ये वर्क डन जो परफॉर्म करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करवा रहा है। ये एनर्जी को ही हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब कोई चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज में जो मोशन है उसके कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी, जब चार्ज फ्लो होता है जिसके कारण करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक तब यूज करते हैं जब चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। सो व्हेनेवर वर्क इज परफॉर्म्ड against the electric forces of attraction or repulsion, then it will get stored in the form of their electrostatic या electric potential energy। Similarly अगर चार्ज मोशन में होगा तो वहां दो तरह की एनर्जी हो सकती है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है और एक मैग्नेटिक एनर्जी भी हो सकती है, और कंबाइनली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज। सो दिस इज अनदर फॉर्म। सो फोर्थ फिफ्थ फॉर्म यू कैन से इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन ग्रेड 12, ऑलराइट। और इसी तरह से वन ऑफ द एनर्जी का टाइप होता है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई एनर्जी। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड एनर्जी कैसे किस तरह से एसोसिएटेड होती है साहब, आपको पता है कि न्यूक्लियस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो उसने बोला न्यूक्लियस किसी भी एटम का वो सेंट्रल पार्ट है जहां पे होल मास इज बीइंग कंसंट्रेटेड, और मास किस फॉर्म में, या तो प्रोटॉन्स हैं या फिर न्यूट्रॉन्स हैं। सो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स हो सकते हैं,
सो ये प्रोटॉन मान लिए, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। हमें पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, तो इनका सिर्फ मास होता है, चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का मास भी होता है, चार्ज भी होता है, ठीक है। मास दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब सोचो एक ही जगह पर, एक छोटी सी जगह पर पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेट है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो सब क्या करना चाहेंगे, एक दूसरे से रिपेल करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी एक ही जगह पे इनको रोक रखा है। ये ठीक वैसी सिचुएशन है, क्लास के अंदर 4-5 बच्चों की हो गई लड़ाई, एक दूसरे का चेहरा भी पसंद नहीं, मतलब देखना भी पसंद नहीं उनको, है ना, और उनको एक ही जगह बैठा दिया जाए। टीचर आया, उसने बैठा दिया, यहीं बैठना पड़ेगा। वो कहे सर मैं पीछे चला जाऊं, नहीं सर मैं इधर चला जाऊं, नहीं यहीं बैठेगा तू अब। तो उन सभी पॉजिटिव चार्जेस को एक ही जगह होल्ड करने के लिए एक पावरफुल पर्सन चाहिए, पावरफुल फोर्स चाहिए। वो फोर्स जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखता है, उस फोर्स को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स। और उससे रिलेटेड जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। सो और इसी एनर्जी का, फिर ये एनर्जी का बेसिक रीजन क्या है, आप लोग ये भी ग्रेड 12 में सीखेंगे और केमिस्ट्री में भी सीखेंगे। ड्यू टू मास डिफेक्ट, कुछ ना कुछ छोटा सा जो मास होता है ओवरऑल मास में से कुछ उसका फ्रैक्शन ऑफ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और किस फॉर्मेट के कारण होता है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। वो क्या होता है, लेट्स डिस्कस इट। तो हम नेक्स्ट जो, तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, फिर इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी है ना, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, यू नो इट, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो आइंस्टीन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, in 1905 he gave a relation between the energy and mass. He showed that the energy and mass both are not two separate quantities, they are interconvertible. They can be interconvertible and they are associated with each other by the relation which is known as famous Einstein relation, E is equals to mc square. कहने का मतलब अगर m मास को आप स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज c, 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is known as speed of light in vacuum or air, speed of light in vacuum और air, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर आप किसी मास को लाइट की स्पीड के स्क्वायर टाइम से थ्रो करो तो पूरा का पूरा मास प्योरली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। थोड़ा सोचने के लिए एग्जांपल सोचें, मेटेरोइड है, नीचे टूट करके नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया अर्थ के, तो तेजी से नीचे आ रहा होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, वो मासिव पार्टिकल है, एयर फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाएगी, आग लग रही है तो वो क्या हो रहा है, पूरा जल रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आपने इंसेंस स्टिक जलाई, वो पूरा सॉलिड पार्टिकल था, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी के कारण पूरा कन्वर्ट हो गया, मास खत्म हो गया, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी फॉर्म में, हीट एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो मास, प्योर मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप ट्रू है तो दिस रिलेशनशिप आल्सो शुड बी ट्रू, m is equals to E upon c square। ये बोलता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेनोमेनन हियर, है ना, कि अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो तो एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अगर किसी एनर्जी फॉर्म को, किसी भी एनर्जी फॉर्म को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर टाइम स्लो कर दिया जाए, कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए, तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सोचो कि चारों तरफ, यहाँ पे मेरे यहाँ चारों तरफ एनर्जी है ना, जो डिसिपेट हो रही, अब मैं उसको किसी तरीके से एक डिवाइस बना रहा हूं और उसको कॉम्पैक्ट करता जा रहा हूं, कंप्रेस करता जा रहा हूं और फाइनली, है ना, एक वो एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो गया। जैसे एवेंजर्स वगैरह के अंदर आप देखे, एवेंजर्स एंड गेम, है ना, थैनोस वगैरह जो एनर्जी कंटेंट लिख करके अपनी उंगलियों में रखते हैं ग्लोव्स के अंदर, तो काइंड ऑफ दैट। लेकिन क्या इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है? बिल्कुल है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस इट आउट। एक होता है क्या, एनिलेशन रिएक्शन। एनिलेशन का मतलब एनिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना। सो
एक एग्जांपल एनर्जी मास रिलेशनशिप पे बेस्ड एनिलेशन रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं -1 E0, और एक पॉजिट्रॉन +1 E0, है ना, -1 E0 +1 E0, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं तो ये पूरे अपने मास को खत्म कर देते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, प्योर एनर्जी फॉर्म में। और वो प्योर एनर्जी फॉर्म क्या होती है, गामा रेज। तो 2 गामा रेज एमिट होती है, गामा रेडिएशंस एमिट होते हैं। सो दीज गामा रेज आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मास, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, पॉजिट्रॉन वो है जिसके ऊपर चार्ज प्लस का है, मास इलेक्ट्रॉन जितना है, उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पास में आते हैं तो एक दूसरे से जब कंबाइंड होते हैं तो वो कंबाइंड होकर एक दूसरे के मास को प्योरली खत्म करके केवल एक एनर्जी रिलीज कर डालते हैं। वो एनर्जी क्या कहला रही है, रेडिएशंस क्या कहला रहे हैं एनर्जी के, गामा रेडिएशंस। तो ये तो हो गया क्या, मास का एनर्जी में कन्वर्जन। तो इसका उल्टा, इसी को उल्टा कर दूं तो देखो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि जब हैवी न्यूक्लियस के अंदर कोई गामा फोटॉन्स या गामा रेज जब किसी न्यूक्लियस से पास होती है तो वो अपने आप को मेट्रोलाइज कर लेती है। मेट्रोलाइज करने का मतलब अपने आप को मास में कन्वर्ट कर लेती है। मास में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बना देगी, एक पॉजिट्रॉन बना देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मास। मास कन्वर्ट हुआ था एनर्जी में, एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मास। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। ठीक है, तो यहां तक कितनों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। सो ठीक है, आज की सभा यही समाप्त की जाती है। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।